शराब बंद कराएंगे, गुजरात की तरफ से अंग्रेजी शराब बंद कराएंगे, और आगे जाकर के आपने वापस ये कहा कि शराब चालू रखेंगे और लॉटरी नहीं करके और उसका टेंडर कराएंगे। डिमांड तो हमारे पुरखों से चली आ रही है, आज से नहीं है। आपकी एक ही बात, आपने शुरुआत में कहा कि प्रतिबंध लगाएंगे और बाद में कहा कि लॉटरी नहीं होकर के टेंडर होने चाहिए। टेंडर जो हो रहे हैं, जब तक सरकार बंद नहीं करती है तब तक हमारा कहना है, सरकार से हमारी डिमांड है कि बंद कराने की। इसमें और लाभ जो ले रहे हैं दूसरे लोग, उस लोगों को लाभ नहीं दिया जाए, ये हमारा कहना है। हमारा मूल रूप से जो घोषणा पत्र है इसमें मेन यही है, हम लंबे समय से यही डिमांड कर रहे हैं कि शेड्यूल एरिया के अंदर अंग्रेजी शराब को बंद किया जाए। वही चीज़ है और वही रहेगा। और इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पर देसी महुआ, जो ऐसे हमारे पूर्वज कई ऐसे अर्क के रूप में, दवाई के रूप में लेते थे, तो इसे दवाई के रूप में यहाँ की जो व्यवस्था बने, जैसे कि पैसा एक्ट है, पैसा एक्ट के तहत प्रावधान बने, उस प्रावधान के तहत कुछ जो लोग हैं जो ओरिजिनल जो महुए का बनाते हैं, ऐसे दवाई के रूप में यूज़ कराते हैं, तो उसको ऐसे गवर्नमेंट की तर्ज पे हम लोग लाइसेंस दिलाने का काम करेंगे। इसमें एक बिंदु हमारा और रहा है कि ट्राइबल के विकास को लेके टीएडी मंत्रालय बना हुआ है, लेकिन टीएडी मंत्रालय जो बना हुआ है उस टीएडी के तहत ट्राइबल को लेके कोई विशेष प्लान नहीं बना गया है। आज टीएडी के अंदर कर्मचारियों भी शिक्षा विभाग और अन्य विभाग से किराए पे लिए जाते हैं। हमारा इस घोषणा पत्र में मूल उद्देश्य ये है कि टीएडी विभाग का अलग से कैडर बनाएंगे और टीएडी के अलग से वैकेंसी क्रिएट कराएंगे, और लगभग हम 10,000 के आसपास नए युवाओं को रोजगार देंगे और टीएडी का अलग से कैडर बनाएंगे। इसके अलावा जो सिंचाई को लेकर चर्चा चली है, आज मध्य प्रदेश में बारिश अच्छी हुई, हमारे बॉर्डर इलाके से होते हुए गुजरात में पानी चला गया, माही, कन्नड़ा, ये सारा, तो हमने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। अगर हम टीएचसी पे कब्जा करते हैं, हमारे 10 से अधिक विधायक निकलते हैं, तो हम लोग एक हाई कैनाल लगा के माही और कन्नड़ा पे पूरे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर जितने जो तालाब हैं उन तालाबों में वो पानी पहुंचाने का काम करेंगे और रोटेट कराएंगे, और दोबारा वो पानी ओवर होता है तो वापस उस कन्नड़ा में चला जाएगा, ताकि यहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो पाए। और इनकी वजह से आज गुजरात जो पलायन हो रहा है, सिंचाई के साधन की वजह से या पानी के अभाव की वजह से गुजरात जो पलायन हो रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुख्य एक विषय ये रहा, कई पार्टियां उनसे हमारा नाम जोड़ रही है, कोई देखो आरएलपी है या कई पार्टियां हमारे से नाम जोड़ रही है। कांग्रेस ने भी कई बार कहा कि हम उनसे गठबंधन कर रहे हैं। वो सारी जो पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं अपना वजूद बनाने के लिए क्षेत्र में या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत आदिवासी पार्टी से नाम जोड़ रही है। आज मीडिया के माध्यम से राजस्थान की जनता को, अनुसूचित क्षेत्र की जनता को ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव हम किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम स्वतंत्र रूप से इस इलाके के अंदर और 27 सीटों पे स्वतंत्र रूप से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। कई पार्टियों का ऑफर आया था, लेकिन हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। और आज आने वाले समय में भी हमारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों में शिक्षा को लेके एक इशू आया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम 60% जो बजट, जितने जो हमारे विधायक बनेंगे उन सारे विधायकों से 60% बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पे लगाने के लिए हम हमारी पार्टी गाइडलाइन के तहत उनको बताया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। इसके अलावा इस इलाके के अंदर माँ-बड़ी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और पंचायत सहायक है। ये लोग साल भर 5 साल तक धरने आंदोलन करते रहते हैं। इन माँ-बड़ी वालों के, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के और पंचायत सहायकों की सरकार किसी प्रकार की कोई सुन नहीं रही है। हमारी पार्टी की घोषणा पत्र में है कि इन लोगों को हम, उनकी जो डिमांड है उस डिमांड के अनुरूप आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी उस सरकार में हमारी हिस्सेदार रहेगी और हम उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गठबंधन आप कर नहीं रहे। अगर भविष्य में जब कोई सरकार बहुमत में नहीं आती है, कोई पार्टी बहुमत में नहीं आती है, तो उस स्थिति में आप किस पार्टी का सहयोग करेंगे? देखो, आपके सवाल वाजिब है, ये जनता भी चाहती है कि सवाल हो और जवाब मिले। आज हम लोग स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। उस समय की जो सिचुएशन रहेगी कि किसकी सरकार बनती है, क्या सिचुएशन रहेगी, हमारे मुद्दे रहेंगे और हमारे मुद्दों के आधार पर उस सरकार, उस पार्टी को हम कहेंगे कि जो भी संगठन हमारे मुद्दों को एक्सेप्ट करता है उस संगठन के साथ रहेंगे।
क्योंकि हमारे लिए तो कांग्रेस भी बराबर है, बीजेपी भी बराबर है, बाकी जो पार्टी है वो भी बराबर है। इस क्षेत्र के साथ सारे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अन्याय किया है और आप सबको विदित है ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है, काकरी डूंगरी प्रकरण जो हुआ इसमें इस क्षेत्र के युवाओं को प्रताड़ित किया। 11 सबसेट के जो मुद्दे थे इस पे कांग्रेस ने लोगों को, बच्चों को गुमराह किया। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर यहाँ के युवाओं को परेशान किया और जिला प्रमुख के अंदर आपने सबको बताया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने गठबंधन करके जिला प्रमुख बनाया। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित क्षेत्र का, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल सभी मिलके आज इस पार्टी के साथ जुड़े हैं और सभी मिलके इन जो घटनाक्रम हुए उनका जवाब इस चुनाव में दिया जाएगा। दूसरी बात यह था कि एक माहौल बना दिया गया था कि ये पार्टी है विचारधारा नॉन ट्राइबल के अगेंस्ट से इस तरह से माहौल बनाया गया था। ये कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने ये माहौल बनाया था कि नॉन ट्राइबल के अगेंस्ट है। आपने देखा होगा 5 साल तक मैं विधायक रहा, मेरे विधानसभा का कोई भी एक भी जनरल या ओबीसी का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ गलत हुआ। और वर्तमान में एक सिचुएशन चल रही है, आपने भी देखा होगा, हो सकता है आप सवाल करोगे ये कि पत्थरबाजी को लेके एक माहौल बन रहा है पूरे डूंगरपुर जिले के अंदर। पत्थरबाजी में एक बच्चे की भी जान भी गई और मैंने इसको लेके जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को लेटर लिखा था कि पत्थरबाजी घटना कांग्रेस बीजेपी के लोग ही जानबूझ के रात को करा रहे हैं ताकि हमसे हमारी बदनामी हो। ये लोग जानबूझ के इस तरह की घटनाएं करवा रहे हैं और अभी चुनाव के दौरान भी ये लोग कई लोगों को पिला के रात को जानबूझ के पत्थरबाजी वाली घटना करा रहे, राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग करा रहे हैं। और हमने युवाओं को सही रास्ता देने का काम किया है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। आप सबको धन्यवाद। सामान्य ओबीसी से के कोई विरोध नहीं है आपकी पार्टी में, तो अधिकतर आपके नेता हैं, शायद आप उसमें स्वयं भी शामिल होंगे कि बात जब करते हो आप तो एसटी, एससी, माइनॉरिटी और ओबीसी तक आगे, ओबीसी तक सीमित रह जाते हो, आगे बात करते नहीं, आखिर क्यों? बिल्कुल, देखो आज जिस व्यक्ति या जिस कम्युनिटी को आवश्यकता है हमारी, उस कम्युनिटी और उस व्यक्ति की पहली बात होगी। सामान्य वर्ग पूरे देश के अंदर देखे कहीं इनके थोड़ा सक्षम है, इसके बावजूद भी हमारे संगठन के अंदर और हमसे सामान्य वर्ग जुड़ा हुआ है। और मेरे 5 साल के कार्यकाल में मेरे पास कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति आया होगा वो नाखुश होकर नहीं गया, उसका काम मैंने फ्री में कराया है। और आज मेरी विधानसभा में वो लोग सारे साथ में, सारे वर्ग के लोग साथ में हैं। पैसे किससे आज ट्राइबल इलाका जो है उनका फ्री था तो चार्जेबल किसका था? खुले मंच पे आप सामान्य वर्ग को क्यों इनवाइट नहीं करते? खुले मंच पे सामान्य वर्ग को इनवाइट किया जा रहा है। हम लोग खुद एक विंग बना रहे हैं और मैंने पहले ही बता दिया कि ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है और ट्राइबल के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। आज ट्राइबल नॉन ट्राइबल के अगर तुलना करें तो 50 साल 100 साल पीछे है। तो जिसकी जरूरत है उसको हम पहली प्रायोरिटी देंगे। और हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारा जो संगठन है, आदिवासी संगठन को लेके, आदिवासी समाज को लेके, उनके मुद्दों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी के अगेंस्ट हैं, हम उनको भी जो भी साथ में आना चाह रहा है तो साथ में रखने के लिए हम तैयार हैं और उनके भी कामकाज किए हैं और करेंगे। आपके घोषणा पत्र से भी लग रहा है कि जो नॉन ट्राइबल्स है उनकी स्थिति कश्मीरी पंडितों वाले होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 साल मेरा कार्यकाल रहा 84 विधानसभा के, जो अन्य वर्ग है उनसे पूछ सकते हैं कि वो खुद पहले की जो तुलना में ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। पहले जो पॉलिटिकल लीडर रहे, जिस तरह से तानाशाही होती थी, इनसे ज़्यादा खुश हैं। और ये 2023 का चुनाव बता देगा, अन्य वर्ग का भी हमारा समर्थन रहेगा। ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, सब लोग हमें एक चीज। और दूसरा, इस इलाके के अंदर भारत के किसी भी कोने में हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगे होंगे, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम के नाम से दंगे आने वाले समय में नहीं होंगे। तो माइनॉरिटी समाज भी इस चीज को समझ चुका है और वो भी आज हमारे साथ है। जनरल वर्ग भी जो मानवता की बात रखता है वो भी आज हमारे साथ है। और हमारा जो बजट घोषणा है, हमारा जो घोषणा पत्र है पार्टी का, उसमें हमने ओबीसी है और जिस समाज का जो आया हम तक कि आपकी पार्टी में ये एजेंडा रखो, हम सबका रख रहे हैं। अगर अन्य वर्ग का भी हमारे तक कोई बात आती है तो उसका भी रखेंगे और उनकी भी बात करेंगे। एक शिक्षा का भावना है, किसी का आर्थिक रूप से किसी को पोषित करके उसका धर्मांतरण कराना इस तरीके का गैर कानूनी। आपने आपके घोषणा पत्र में इस तरीके की एक बात रखी गई है जो पूरी तरह से भारतीय संविधान का उल्लंघन है। इसमें ऐसी और धर्मांतरण की श्रेणी में आता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। मैंने निदेशालय से आदेश निकला हुआ है 2016 में कि शिक्षा विभाग के जो गवर्नमेंट जो शिक्षा स्कूल विभाग की बात नहीं कर रहे हैं,
वो आपने कहा कि चलो गैर शैक्षणिक गतिविधियों में जितनी भी ये सब बंद कराई जाए, प्रार्थना सभा है जितनी, वो सब बंद कराना चाहिए, वो आपका एक तो मत हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि कोई लड़की पूजा पाठ को और इनको छोड़कर आती है तो उसको इस तरीके का आर्थिक चाहिए, तो ये तो पूरी तरीके से इसमें उस कैटेगरी में आएगा। इसमें हमने एक चीज कर रखी है, जो छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग जो बच्चियां हैं, जिनको शारीरिक विकास का समय है, शिक्षा ग्रहण करने का समय है, उस दौरान के लिए कहा गया है। इसके बालिग होने के बाद ये चीजें हम नहीं करेंगे। जो छोटी छोटी बच्चियां, आज पूरे भारत देश के अंदर देखा जाए कुपोषण सबसे ज्यादा कहाँ है, कुपोषण ट्राइबल इलाके में है। वो ट्राइबल इलाके में कुपोषण इसी कारणों की वजह से है कि छोटी छोटी बच्चियां, उनको ये लगता है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें आसानी से मिल जाएगा, हमें व्रत करने से मिल जाएगा। हम इसके विरोध में नहीं है। हमने कह रखा है कि 18 साल के बाद जितने व्रत करने हो वो कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन 18 साल तक की जो उम्र है, उसके शारीरिक विकास की उम्र है, उसके शिक्षा ग्रहण करने की उम्र है, उस दौरान ये गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर ये गतिविधियां ज्यादा ही हो चुकी है और इसके वजह से कुपोषण सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। और आपने खुद ने देखा होगा, एक घटनाक्रम हुआ था, एक 11 साल की बच्ची ने ऐसे मानसिक विकृति टाइप हुआ और उसको ऐसे धर्म का रूप दे के और एक छोटी बच्ची को, 6 साल की बच्ची को तलवार से मार दिया गया। ये ऐसी घटनाएं हो रही है और इस आड़ में कई ऐसी घटनाएं हुई है। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि छोटी सी बच्ची को एक तलवार से मार दिया गया और उसको रूप दिया है धार्मिक गतिविधियां। तो ऐसी धार्मिक गतिविधियां कई इनके क्षेत्रों को खत्म कर रही है। इस चीजों को बाहर निकालने के लिए हम ये हमारे संगठन के थ्रू, हमारे पार्टी के थ्रू काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, 27 में से कितनी सीट जीत रहे हैं? 27 में से हम डबल डिजिट में जरूर आएंगे, हम डबल डिजिट में जरूर आएंगे। लेकिन आप सब देख रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी चाह रहा हूं कि 2018 से पहले जो कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ती थी, आज दोनों मिल के हमसे लड़ रही है। इसका मतलब कुछ न कुछ तो है और इससे ये भी साबित होता है वो दोनों बारी बारी से अपना काम निकालते थे और जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते थे। आपने गठबंधन की बात की है, कभी हमें किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं है, लेकिन 5 साल जो पूर्व में सरकार थी, आपने मुद्दों आधारित समर्थन दिया कांग्रेस को, तो इस बार भी कुछ इस तरीके से? हमने पिछली बार जो समर्थन दिया जिन मुद्दों के आधार पे, इसमें से 80% काम हमने हमारी विधानसभा के थे, शेड्यूल एरिया के थे, सारे काम हमने, जैसे कि महाराष्ट्र पैटर्न की तरफ से राजस्थान पैटर्न, और राजस्थान पैटर्न हमने करवाया और 2000 करोड़ का प्रावधान करवाई, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। लेकिन लोग तो कह रहे हैं आज भी कोई काम हुए नहीं है। इन दोनों एमएलए ने अपने बीजेपी कांग्रेस के लोगों का काम ही ये है, बीजेपी कांग्रेस के लोगों को यही दिखता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकनी विरोधी है, वो कभी हमारी तारीफ नहीं करेगा। आम जनता से जो व्यू है, आम जनता को लग रहा है कि संतुष्ट है। जो पिछले 75 सालों के अंदर जिनको 5-5 साल बारी बारी से समय मिला, उन लोगों ने काम नहीं किया। इससे बेस्ट 84 के विधायक और सागवाड़ा के विधायक ने काम किया है। एक सोशल मीडिया पे बड़ा गॉसिप हो रहा है आप कांति भाई आदिवासी को लेकर। एक्चुअली कांति भाई आदिवासी हमारे संगठन के पुराने लीडर हैं, और लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, उनके दुर्घटना हुई, उसके बाद थोड़ा आप कुछ समझते हो कि थोड़ा हालांकि हमारे पुराने लीडर है, अच्छे लीडर है, और उनको डूंगरपुर से विधायक प्रत्याशी भी बनाया गया है। हर संगठन में होता है, कांग्रेस में बागी होते हैं, बीजेपी में होते हैं, हर जगह होते हैं। वो चीजें हुई और कंट्रोल वापस हो गई और सब सही सलामत सब मिलजुल के काम। काली स्कॉर्पियो पे आके खड़ी हो गई बात, काली स्कॉर्पियो पे आके खड़ी। वो एक तरफ तो दान मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, ऊपर से लोगों का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि आपने तो काली स्कॉर्पियो भी खरीदी, राजकुमार जी से पैसे ले लो, इस तरीके के स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत इशू है। अब व्यक्तिगत इशू में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हो सकता है उनके समर्थकों ने उनको मदद करके, एक विधायक प्रत्याशी प्रचार में बाइक पे तो घूम नहीं सकता है, तो हो सकता है उनके समर्थक ने उनके लिए वाहन की व्यवस्था कराई हो। अब काला कलर सबको खट रहा है, तो क्या दुर्घटना देख के टिकट दिखी है क्या उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक हो सकता है जो है इसमें कुछ आंशिक ये चीज भी हो सकती है, लेकिन वो पुराने लीडर हैं, उन्होंने काम किया संगठन के लिए और उसके हिसाब से कहने के 4 सीटों पर आपकी यही बात आ रही है। डॉक्यूमेंट उन्होंने कब्जे में कर लिए थे। ऐसा कुछ नहीं। अपन राजस्थान के अंदर कई जगह देखते हैं, उपचुनाव जहाँ हुए 4 सीटों पर बात आ रही है सर कि आपने सिर्फ दुर्घटना देख के टिकट दी है। नहीं, ऐसा मूल कारण वो नहीं है। वहाँ की परिस्थिति को भी देखा है, वहाँ की जो हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है उसको भी हमने देखा है। कुछ आंशिक कारण ये मान सकते हैं और ये होना चाहिए। और कई जगह आपने देखा होगा, आज वल्लभ नगर का उदाहरण देखे, वो पूर्व विधायक थे जिनकी डेथ हुई, तो उनकी पत्नी को एज ए संपत्ति के रूप में टिकट दिया गया सरकार ने। तो ये चीजें भी कहीं न कहीं कुछ आंशिक हो सकती है, लेकिन मूल कारण ये
नहीं है। अक्सर सभाओं में आपके सुनने में आता है कि मंदिरों में मत जाओ, ये मंदिरों में मत जाओ या धार्मिक कार्य क्रिया मत करो, पर दोहरा चरित्र नजर आता है कि जब एमएलए की टिकट मिली तो आपके ही कई प्रत्याशी जो मंदिरों में गए, दर्शन किए, देव दर्शन किए। और मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं खुद, मेरी कुल देवी है, मेरे गांव के अंदर 2 माता, गांव खेड़े की माता ही है, मैंने खुद दर्शन किया और मेरा परिवार भी करता है, सब करते हैं। हम उसके खिलाफ हैं जो जहाँ पर अधिक मतलब ऐसी स्थिति बनाई दी जाती है, मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया जाता है, उसके विरोध में। ये धर्म के खिलाफ भी हो रहा है। हमने बिल्कुल किया इस चीज का, किसी धर्म विशेष का कोई विरोध नहीं किया। उस धर्म के कुछ अंश जो हमें गलत लगते हैं, आज आप देख सकते हो अंबाजी को लेके, जिस व्यक्ति को अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहा है लेकिन वो अंबाजी पैदल जा रहा था, तो उसको हमने ये सिखाया कि पहले माँ की पूजा कर, माँ की सेवा कर, फिर वहां जा। हम इस तरह से काम कर रहे हैं और इस संगठन के आने के बाद ये कई सारी चीजें सुधार हुआ है। हमने कहा है कि अपने कुल देवता है, कुल मतई है, गांव खेड़े की मतई, उनको पहले करो फिर बाहर जाओ। जिस व्यक्ति को अपने कुल मतई का नाम नहीं पता है, अपनी माँ के लिए कभी 5 रुपए का कोई ला नहीं रहा है और वो 10,000 रुपए खर्चा करके 5 दिन पैदल चल के अंबाजी जा रहा है, तो हमने अंबाजी का विरोध नहीं किया। हमने ये कहा है कि पहले आप इसका काम करो, अपनी माँ का देखो, फिर वहां जाओ। तो इससे काफी सुधार आया है। हम लोग वास्तविकता की ओर लौटाने का काम कर रहे हैं, लोगों को वास्तविकता क्या है उसको समझाने का काम कर रहे हैं और हम सफल रहे और आने वाले समय में भी सफल रहेंगे। इससे देश का भला है, क्षेत्र का भला है और हर कम्युनिटी का भला है और आदिवासी समाज का आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक आपने कुपोषण को लेकर व्रत उपवास को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन वास्तविकता में साइंटिफिक जो है यहाँ पे जो सर्वे हुए उसमें अब तक जो पान गुटखा अपने यहाँ पे खाते हैं जो कि 5 से 10,000 या 15,000 रुपये किलो मिलता है, उसको सबसे बड़ा कारण साइंटिफिक मान रहा है, लेकिन आप व्रत उपवास गिना रहे हैं, यानी कहीं धर्म को आप घुसेड़ना चाह रहे हैं इसमें भी। आपका जो कहना है इसमें कई कारण हैं कुपोषण के पीछे। जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीमों के तहत जो घटिया सामग्री आ रही है वो भी कारण है, गुटखा नशा पत्ता भी कारण है, और ये नाबालिग जो छोटी उम्र में 10-11 साल की बच्ची जो 9-9 दिन तक 10-10 दिन तक व्रत कर रही है वो भी मूल कारण है। तो इन कारणों में हमें जो लगा, आज नशे को लेके हम काम कर रहे हैं, हमने इसमें लिखा हुआ है, हमारे घोषणा पत्र इसमें लिखा है कि नशे पे प्रतिबंध लगाएंगे। स्कूलों के आसपास 200 मीटर के अंदर जो नशा बिक रहा है, गुटखा तंबाकू बिक रहा है, उसमें भी कराएंगे। इन सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर व्रत की बात को लेके चल रहे हैं, व्रत वाला भी है, नशे वाला भी है, और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उन गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जो घटिया सामग्री आ रही है उसके विरोध में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र के हालांकि पुराने लीडर रहे हैं, उनका जो समय रहा है वो जिला प्रमुख बने, एक बार 2 बार विधायक का चुनाव लड़े, 1 बार विधायक बने, 3 बार सांसद का चुनाव लड़े, 2 बार सांसद बने। उनका राजनीतिक भविष्य मतलब राजनीतिक जो कार्यकाल रहा है 40 साल के आसपास उन्होंने पॉलिटिक्स की है। फिर भी आज क्षेत्र की जनता को जाके कहते हैं कि मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, मुझे वोट देना। एज होने के बाद हर आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, तो उन पे मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। क्षेत्र की जनता बता देगी कि राजकुमार राउत ने कैसे काम किया है। अब उनको लग रहा है, उनकी बौखलाहट नजर आ रही है। आपने मेरे नामांकन के दिन उनके प्रतिद्वंदी मैं भी हूं और उधर भाजपा के जो विधायक हैं वो भी हैं, भाजपा से जो प्रत्याशी हैं सुशील जी, और वो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। हर मंच पे आपने देखा होगा, हर जगह पर्सनल भी गुप्त भी होती है। तो 84 में ये क्लियर है कि कांग्रेस बीजेपी और इन कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने कई निर्दलीय खड़े किए हैं, सभी मिलके एज ए भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी राजकुमार राउत ही नजर आ रहा है। लेकिन मुझे भरोसा है 84 की जनता को समझ में आ गया है और हम इन सारे लोगों को वो लास्ट चुनाव तक तो और भी बौखलाहट वाली बातें करेंगे। इन सारी चीजों को होने के बावजूद भी 84 की जनता मुझे भारी मतों से चुन के विधानसभा में भेजेगी। 2018 में विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि हमारा उस समय पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उन लोगों को कुछ शर्तों पे लाए थे, यहाँ पर एक ऐसे बैंडेड के रूप में संगठन लाए थे। विचारधारा हमारी थी, जिस तरह से एक आत्मा है वो विचारधारा है और शरीर है वो संगठन है। अगर आत्मा नहीं रहती है तो शरीर किसी काम का नहीं होता है। तो हमारी आत्मा, हमारी जो विचारधारा है वो भारत आदिवासी पार्टी के साथ है और बीटीपी एज ए शरीर के रूप में आज, और वो आप देख रहे होंगे क्या स्थितियां राजस्थान में इनकी बनी हुई है। नहीं, भविष्य में बीटीपी को साथ में लेगी बीजेपी नहीं, राजस्थान के अंदर तो दोनों की विचारधारा बीटीपी की इस क्षेत्र में कोई विचारधारा नहीं थी। हमारी विचारधारा को मैंडेट तो पहले बीटीपी का ही लेके आए थे, बीटीपी का मैंडेट लाए थे, विचारधारा हमारी थी।
और इसी विचारधारा को भारत आदिवासी पार्टी के तहत है और इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। बीटीपी का राजस्थान में नहीं किसी तो प्रकार का आदिवासी कोई- परिवार आज समर्थित है बीएपी से, इसलिए बीएपी है। तो कल को आदिवासी परिवार की विचारधारा हट जाती है बीएपी से, तो फिर नई पार्टी आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आदिवासी परिवार नॉन पॉलिटिकल संगठन है, यहाँ से इस मंच से इसका नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा।